Hello YouTube family, welcome to my channel. Today we start a chapter Reform Movements Unit 4 of Spectrum. So इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था. नॉट रिवॉल्यूशन, इट्स अ रिवॉल्ट. और इसके बाद जो चैप्टर है वो है सोशल रिफॉर्म्स. Let's begin with this chapter. Social reforms, social religious reform movement, जनरल फीचर्स. क्या थी सोशल रिलीजियस, यानी कि जो हमारे समाज में और कल्चर्स के बेसिस पे जो रिफॉर्म मूवमेंट चलाई गई थी इसके बारे में. फैक्टर गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स. कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें लगा कि रिफॉर्म की ज़रूरत है. द dawn of the 19th century witnesses the birth of a new vision, of a modern vision among some enlightened sectors of the Indian society. तो क्या कहते हैं, जैसे हमारी 19th सेंचुरी विटनेसेस द बर्थ ऑफ न्यू विजन. जब हमारी 19th सेंचुरी के टाइम पे हमें लगा कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर हमें एक नए विज़न की ज़रूरत है, एक मॉडर्न विज़न की. मतलब हमारा ओल्ड कल्चर बहुत अच्छा था बट उसमें कुछ ऐसी कमियाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गई, वुमेन रीमैरिज नहीं कर सकती, और भी ऐसे काफ़ी तेरे आगे अगर पढ़ोगे तो उन चीज़ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी. क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो देश में थे वो थे अंग्रेज, और वो लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न थे, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे. उनकी तो भाई 4 साल शादी चलती है, दूसरे 4 साल में कोई और आ जाता है, तो इनका तो ऐसा वाला हाल होता है. ठीक है, तो इस वजह से उनने सोचा कि भाई ये सती प्रथा जो है, उनने क्या सोचा, हमारे कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे लोग थे उनने सोचा कि जो सती जो है, ये सती मूवमेंट चल रहा है, सती जो हमारे देश में प्रथा चल रही है, ऐसी सब प्रथा को रोकने की ज़रूरत है. क्योंकि वो सब जो प्रथा चल रही है ना हमारे देश में, वो हमारे लिए अच्छी नहीं. मतलब ऐसे तो जैसे कि किसी का हस्बैंड गुजर जाते हैं तो उस औरत को जल्दी आग, उनकी जलती चिता में झोंक दिया जाता है. तो भाई वो औरत कितना दर्द सहती होगी, उस बेचारे की क्या गलती. तो ये सब जो जब हमारे यहाँ के इंडिया के लोग भी पढ़े लिखे, उनकी सोच डेवलप हुई उस लेवल की, तब उन्हें रिफॉर्म लाने की सोची. The enlightened vision was to shape the course of events for decades to came and even beyond. This process of reawakening sometimes, but not with full justification, defining as the Renaissance, did not always follow the intended line and gave rise to some undesirable byproduct as well. तो ये जो रेनेसा होता है पूर्ण जागरण. मतलब ये जो हमने रीअवेकनिंग करी, मतलब दोबारा हम लोग जगे हमारे कल्चर को समझने के लिए, हमारे कुछ ऐसी जो प्रथाएं चलती आ रही थी उनको चेंज करने के लिए, जो हमें दोबारा जगे. कुछ ही सही, पूरी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं था, पूरी तरह से न्याय वाली चीज़ें नहीं करी, बट कुछ ही सही, थोड़े सा अमाउंट पे सही, कुछ ना से तो कुछ ही सही वाला हाल है. डिफाइन द रेनेसा, जिसको हमने रेनेसा कहा, डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द इंटरनल लाइन एंड गिव राइज टू समथिंग अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट एज वेल. हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती वो हमें मिल जाए. ठीक है, तो हम अगर थोड़ा भी अगर हम अपना कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो ये था वो धीरे वाली शुरुआत, विच हैव बिकम एज मच a part of daily existence in the whole of Indian subcontinent as have the fruits of these reform movements. ठीक है, ये चीज़ आप समझ के हमने क्यों रहना सा किया, क्यों रीअवेकनिंग करी. क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, कुछ ऐसी सोशल रिलीजियस प्रथा चलती आ रही थी समाज के अंदर जो कि ठीक नहीं थी. सती कहीं किसी भी हद तक ठीक नहीं है. तो वो उस चीज़ को बदलने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने रहने सा अपने क्या कर सकते हैं, रहने सा लाते नहीं है. मतलब आप जो आवाज़ उठाते हैं उसके थ्रू जो बदलाव होता है उसको रहने सा कहते हैं. इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. अब ब्रिटिशर्स इतने सीधे तो थे नहीं कि अगर हम कुछ करेंगे तो बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे. तो उन्हें क्या किया वो हम देखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ colonial गवर्नमेंट ऑफ India soil played a complex yet decisive role in the cruel phase of modern Indian history.
तो जो हमारे देश में कॉलोनियल गवर्नमेंट चल रही थी ऑन इंडियन सॉइल प्लेड अ कॉम्प्लेक्स, उन्हें एक अलग अपना रोल निभाया। मतलब इस रिफॉर्म्स में उनका एक जटिल रोल था। अगर सती जो बंद हुई है उनका भी कहीं ना कहीं हाथ था, कुछ अच्छी चीज़ करी, उनका कहीं ना कहीं हाथ था। ठीक वैसे ही वीडो रीमैरिज एक्ट आप देखोगे, और चाइल्ड जो ये बाल विवाह होता था, ये सब बंद करने में उनने हमारी मदद की। उनका क्या था, एक जटिल रोल था, येट डिसिसिव रोल। Settling an issue, producing a definite result. न्याय निर्णयाक, उनका कैसा रोल था, निर्णायक रोल था। निर्णय यानी कि न्याय करना, न्याय नहीं, अरे यार बोल तो सही। निर्णायक रोल था, निर्णायक क्या था, रोल था। रोल तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, ठीक है, निर्णायक रोल था। एंड द क्रूशल फेज, जो हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रूशल फेज चल रहा था उसमें, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वॉज डाइवर्सली डिफरेंट फ्रॉम वॉट इंडिया हैड नोन बिफोर। तो जो उनका इम्पैक्ट था इंडियन सोसाइटी के ऊपर और इंडिया के कल्चर के ऊपर, वो अलग था जो आज हम अपने इंडिया को देखते हैं। वॉट इंडिया हैड नोन बिफोर, अच्छा, जिस इंडिया को हम लोग पहले जानते थे, ठीक है, जिस इंडिया को, जिस भारत को हम लोग पहले जानते थे, उस मतलब जैसे कि पहले आप अपने इंडिया को देखोगे तो सबसे पहले तो हमारे जो अच्छे अच्छे राम राज्य था, ठीक है, उसके बाद मुग़लों ने राज किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। तो जिस इंडिया को हम पहले जानते थे, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वॉज वाइडली डिफरेंट, वो अलग है। जो हमारा पहले इंडिया था उस इंडिया से जो अब कॉलोनियल वाला इंडिया है वो अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्ली इन्वेडर्स हु हैड कम टू इंडिया सेटल विद इन इट्स फ्रंटियर्स वर इधर absorbed by its superior culture or interactive position with it and had become part of the land and its own। क्या था, मोस्ट ऑफ द अर्ली इन्वेडर्स, जो बहुत, अब केवल ब्रिटिशर्स थोड़े आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, और कौन आए थे, अपने डेन्स आए थे, और पोर्टुगीज आए थे, ये सब लोग जो आए थे अर्ली इन्वेडर्स थे, पर टिक पाए केवल ब्रिटिशर्स हु हैड कम टू इंडिया विद इन सेटल्ड विद इन इट्स फ्रंटियर, जो अपने एरिया में सेटल होना चाह रहे थे, वर ईदर ऑब्जर्व बाय इट्स सुपीरियर कल्चर और इंटरेक्टेड पॉजिटिवली विद इन इट। या तो उनने हमारा जो कल्चर था उसको अपना लिया, या फिर हमारे कल्चर के, अगर वो मतलब हमारे इंडिया में आए, हमारे कैसा जैसा भी कल्चर चल रहा था उसको अपना लिया, या फिर उसकी तरफ एक पॉजिटिवली रिएक्ट किया, दैट एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द लैंड एंड इट्स पीपल, और यही कि वो सदस्य की तरह बन के रहने लग गए। चाहे वो हमारा कल्चर चल रहा था उसमें हम लोग घुल मिल गए, और ऐसे ही होने चाहिए थे। इनको पता नहीं क्या चुल मची थी। हाउएवर द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट्स वर डिफरेंट, ये लोग अलग थे, ब्रिटिशर्स को नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स को हर चीज़ अपने तरह से करनी थी, उनको हमारे अलग कल्चर जम ही नहीं रहा था। It came at a time when India, in contrast to an enlightenment Europe of the 18th century, affected its very aspect of science and scientific outlook। ये जब इंडिया में आए थे तो यूरोप के अंदर अपना इनलाइटमेंट हो रहा था, किसका, साइंस और साइंस की चीज़ों का, साइंटिफिक रिजल्ट्स वहाँ पे चल रही थी। प्रेजेंटेड द पिक्चर ऑफ स्टैग्नेटेड सिविलाइजेशन एंड स्टैटिक एंड डिसेंट सोसाइटी। वहाँ पे कैसी सिविलाइजेशन ग्रो हो रही थी, एक स्टैग्नेटेड सिविलाइजेशन, स्टैटिक मतलब यूरोप के अंदर एक इनलाइटमेंट चल रहा था, जिसको हम कहते हैं ना साइंस से सब कुछ है, तो वो वाली साइंस जो थी वहाँ पे चल रही थी। मतलब कुछ लोग भगवान में नहीं मानते, जिस लोगों को वो साइंस में कुछ ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो जो साइंस, भैया साइंस भी अब आ रही है। जब देश ने उस ब्रिटिशर्स ने हम पे कब्जा किया था, तब साइंस का इनलाइटमेंट हो रहा था, कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है।
और हमारे तो जो है भगवान है, परमेश्वर है, वो बहुत पहले आ चुके हैं। पढ़ो कुछ, अपने ग्रंथों के बारे में पढ़ो, अपने उपन्यास के बारे में पढ़ो, तब जाके जानो हमारे कल्चर को। वरना एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने कल्चर से हाथ धो बैठेंगे, अपने धर्म से हाथ धो बैठेंगे। अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा मार काट इसी चीज़ में चल रही है, किस चीज़ के ऊपर, धर्म के ऊपर। तो अपने धर्म को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया आपको कि इम्पैक्ट क्या था ब्रिटिश रूल का। मतलब जो भी पहले इन्वेडर्स आए थे वो हमारे कल्चर के अंदर ढल चुके थे, उनने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया था, और नहीं भी अगर जो करना चाह रहे थे, उन्हें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया कि भाई अगर हम आपके कल्चर को नहीं फॉलो कर पा रहे तो हम अपने कल्चर अपने तक ही रखेंगे, आप तक नहीं पहुंचाएंगे। और ब्रिटिशर्स को चुल थी, हमने बोला नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हम लाएंगे चेंज, हम लाएंगे इसके अंदर डिफरेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल कंडीशंस रिप फॉर रिफॉर्म। सोशल कंडीशन राइप फॉर रिफॉर्म, मतलब क्या कंडीशंस थी, क्या समाज की वो कंडीशंस थी जिसने रिफॉर्म्स को कह दिया बढ़ावा दिया। राइट, तो समझते होंगे, पका नहीं पक्का हुआ होता है जैसे। पका हुआ रिलीजियस एंड सोशल इज Indian society in the 19th century was caught in an viscous web created by religious superstitions and social obscurantisms। इसको आप प्रोनाउंस कर लेना क्या बोलते हैं, लेट मी गूगल इट। प्रतिरोधा, अरे कहाँ चला गया, अरे यार एक मिनट सुन लो क्या बोलते हैं। Obscurantism इसका मतलब होता है ठीक है। तो जो इंडियन सोसाइटी इन द 19th century was caught in the vicious web created by the religious superstitions, मतलब उस टाइम पे हमारी रिलीजन्स के अंदर क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला दिए गए थे। एंड सोशल ऑप्शन, मतलब सोशल प्रगति विरोध, मतलब लोगों के अंदर विरोध होने लग गया था, किसको लेके, अपने रिलीजन को लेके। क्योंकि अपने इंडिया में मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे, और छोटी मोटी कम्युनिटी तो क्या रहती थी, जैसे कि सिख ईसाई, ये सब लोग जो थे वो लोग भी रहते थे। और इन सबको हम लोग ब्रॉडली हिंदू और मुसलमान के अंदर डिफाइन किया था, किसको, हमने अपने रिलीजन को। तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास फैला दिया गया था रिलीजन को लेके, और सोशल जो भी बोलते हैं इसको, इस सोशल यानी कि समाज में प्रतिरोध होने लग गया था हमारे किसको लेके, इंडियन सोसाइटी के अंदर, किसको लेके, रिलीजन को लेके। हिंदुइज्म हैड बिकम स्टीप इन मैजिक एंड सुपरस्टिशन। तो बेसिकली हिंदुइज्म के ऊपर ज़्यादा कर दिया था यार, क्या चिड़ थी इन पागलों को हमारे हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म, हिंदू had become steeped in magic, steeped खड़ी steeped खड़ी in magic, इसका मतलब समझना पड़ेगा मुझे एक मिनट। steeped in magic, जादू के जाल में डूबा हुआ। तो जो हमारे हिंदुज़म को किसके जाल में डुबा दिया था, जादू के। मतलब यहाँ पे मतलब हम जो अपने टोटके वगैरह होते हैं और जो देसी नुस्खे होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, कहते हैं कि हिंदुज़म में तो भाई जादू है, मतलब हमारे धर्म के खिलाफ उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे तो सब कुछ। क्योंकि जब साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, इनलाइटमेंट हो रहा था, तो हर किसी को लॉजिक चाहिए होता था। अब उधर आप लोग बोलोगे कि ये तो जादू से हो गया, तो ऐसा कोई ऑफकोर्स बिलीव नहीं करेगा, और नहीं करना भी चाहिए।
हर चीज़ के पीछे रीज़न होना चाहिए। तो जो रीज़न था वो तो हिंदुओं को बताया नहीं गया, ये और बोल दिया कि भाई इस हिंदुज़म के अंदर तो जादू से भरी चीज़ है, और सुपरस्टिशन कर दिया, यानी कि अंधविश्वास फैला दिया। बेसिकली जो ये अंधविश्वास और जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ गलत अवधारणाएं समाज के अंदर दी गई थी, और जो कि अब तक भी चलती आ रही हैं। लोगों को हमारे कल्चर के बारे में अभी भी पता नहीं है। ठीक है, मैजिक यानी कि जादू के जाल में डूबना। कहते हैं भाई हिंदुज़म में कोई लॉजिक नहीं है, सब चीज़ जादू से ही हो जाती है, और ये और वो बहुत गंदे लोग थे। जादू के जाल में डूबा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे रिफॉर्म करने के लिए सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए भाई, क्योंकि आप हमारे रिलीजन के खिलाफ उल्टा बोल रहे हो तब भी आप लोग शांत हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, द priest exercised an overwhelming and immediate unhealthy influence on the mind of the people. The priest जो पंडित है exercise an overwhelming and immediate unhealthy influence. वास्तव में तो जो प्रीस्ट क्या एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो ओवरवेलमिंग कर रहे थे। ओवरवेलमिंग यानी कि कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी को कुछ ज़्यादा ही आप वो कर देते ना, उसको चने के पेड़ पे चढ़ा देते, वैसा वाला ओवरवेलमिंग एंड इनमेडिएट, यानी कि वास्तविकता वास्तवित्व 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 यानी कि रियलिटी में अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। वो लोग, और जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, वो लोग भी क्या कर रहे थे, अनहेल्दी वे में हमारे लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे थे, अपना नहीं, इन शॉर्ट कल्चर का इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। ठीक है, वास्तवित्व में तो क्या हो रहा था, देखो, एक तो हो रहा था इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारे रिलीजन के खिलाफ, हिंदुज़म के खिलाफ सुपरस्टिशन फैला दिए गए थे, अंधविश्वास फैला दिया गया था, बोल देते इसमें जादू है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। ठीक है, और दूसरा जो वहाँ के प्रीस्ट थे, ठीक है, वो लोग भी क्या कर रहे थे, वो लोग भी एक ओवरवेलमिंग कर रहे थे, एक रियलिटी में अनहेल्दी तरीके से लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट डाल रहे थे। Idolatry and polytheism help in reinforce their position, and their monopoly of scriptural knowledge imparted a descriptive character to all religious system. Idolatry का मतलब है idolatry, मूर्ति पूजा। अच्छा, चलो यहाँ तक पहुँच गए। तो अपने हिंदू में क्या होता है, मूर्ति की पूजा की जाती है। हम लोग तो भाई वो हैं जो पत्थर में ही भगवान बना दें। आपने वो गाना सुना होगा, भगत के वश में है भगवान, उसमें क्या होता है लास्ट में, जो पीतल की मूर्ति है उसमें से धड़कने लग जाता है उनका दिल, पीतल की मूर्ति में से दिल धड़कता है। तो वो क्या है, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं भाई, वो हमारी श्रद्धा है। ठीक है, आइडोलेट्री एंड polytheism, a belief in or worship more than one god. पॉलीथीज़म होते हैं एक से अधिक भगवान को मानने वाले बहुदेववाद। ठीक है, पॉलीथीज़म यहाँ पे क्या है, मतलब इनको हमारे भाई भगवान से भी दिक्कत आ रही थी, इनको वो निकाल के निकल दे देना चाहिए। भाई तुम रूल करने आए हो, ठीक है करो, तो हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुसना। और हमारे तो उस टाइम के लोग भी भाई, उसी टाइम अगर इन लोग को रोक दिया होता ना तो वो सही रहता।
और आज इन्हीं की वजह से हमारे कल्चर के अंदर लोग इतना डाउट करने लग गए हैं कि भगवान है या नहीं है, और ये और वो, मतलब जिस परसेंट में आज कर रहे हैं ना, ये इन्हीं की देन है। वरना अगर ये लोग नहीं आते तो तब भी हमारे जो देश में हमारा कल्चर बचा रहता, हमारे जो भगवानों की पूजा है वो होती रहती। फिर उसमें दो चार लोगों को, इक्का दुक्का लोगों को डाउट आता है कि भगवान है या नहीं। आज तो बहुत सारे लोगों को यही डाउट है कि भगवान है या नहीं। तो भाई भगवान है, ज़रूर है, मान के देखो, बिलीव करके देखो, उनकी आराधना करके देखो, आपको ज़रूर एहसास होगा भगवान है या नहीं। खैर, आइडोलेट्री एंड पॉलीथिज्म हेल्प टू रेनफोर्स देयर पोजीशन। रेनफोर्स, सुधार, देयर पोजीशन, मतलब इनके अंदर क्या आने लग गया, सुधार आने लग गया। रेनफोर्स का मतलब होता है सुधार आने लग गया, सुधार है ना, सुधरे, शक्ति बढ़ाना। अच्छा, शक्ति बढ़ाना, देयर पोजीशन and their monopoly of scriptural knowledge imparted a descriptive character of all religious system। शक्ति बढ़ना, शक्ति बढ़ना लिख देती हूँ क्योंकि ये जो दूसरा है सुधर, वो तो समझ नहीं आया। शक्ति बढ़ना, ठीक है। तो आइडोलेट्री एंड पॉलीथिज्म हेल्प टू रीइंफोर्स देयर पोजीशन। इनकी ये जो दो प्रैक्टिसेस, मतलब अपने इंडिया में क्या होता है, एक से ज़्यादा भगवान को माना जाता है। तो शिव जी भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो सबकी अपनी अपनी महिमा है और मूर्ति पूजा होती थी। इनकी पोजीशन की उस टाइम पे इनकी शक्ति बढ़, मतलब लोग ज़्यादा बिलीव करने लग गए थे। एंड द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज इम्पार्टेड अ डिस्क्रिप्टिव करेक्टर। के लिए दी, नॉलेज के लिए दी, इम्पार्टेड मतलब होता है के लिए दी तो गाइस पूरी लाइन का मतलब देखो, आइडोलेट्री एंड पॉलीथिज्म हेल्प टू रीइंफोर्स देयर पोजीशन। तो जब हमारे इतने सब अफवाहें फैला दी जा रही थी, तो जो चीज़ थी जिसके थ्रू हमारा रिलीजन के अंदर जो चीज़ बची हुई थी वो थी आइडोलेट्री या पॉलीथिज्म। मतलब कि हम लोग जो मूर्ति पूजा करते थे और एक से ज़्यादा अधिक भगवान को माना करते थे, वो एक शक्ति थी जिसके थ्रू हमारा रिलीजन बचा हुआ था। एंड देयर मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चुरल नॉलेज के लिए दी टू डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ ऑल रिलीजियस सिस्टम्स, ठीक है। देयर वॉज नथिंग दैट रिलीजियस आइडियोलॉजी कुड नॉट परsuade पीपल टू डू। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आपके रिलीजन में कोई भी एक आइडियोलॉजी नहीं जो पीपल उसको माने। मतलब इन शॉर्ट इन लोग को दिक्कत थी कि भाई आपसे एक से अधिक भगवान है, ऐसा थोड़ी ना होता, भगवान एक होते हैं, ये होता है फलाना ढिमकाना। जो आज भी कहते हैं कि भगवान एक होते हैं, भगवान एक हैं, जो हमारे नारायण हैं, जो उनको हम कहते हैं श्री कृष्ण, जो वो खुद मानते हैं कि वो भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। ब्रह्मा जी ने धरती बनाई, विष्णु जी इस धरती को चला रहे हैं और शिव जी इस धरती के लिए डिस्ट्रॉयर का काम करेंगे। तो वो एक ही है, नो डाउट भगवान एक ही है। बट वो है कौन, वो है हमारे श्री कृष्ण जी यानी कि नारायण जी, जो खुद कहते हैं कि वो भगवान हैं, ठीक है। तो इनने कहा था कि भाई ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक से अधिक इनके भगवान हैं। मतलब इनने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ बोलने की, ताकि लोग क्या करें, कन्वर्ट हो जाए। सबसे बड़ी मेन जो बात थी ना वो थी इनकी कन्वर्सन, ताकि लोग क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन का जो डिप्रेसिंग पोजीशन था हमारे समाज के अंदर, सोशल कंडीशन वर इक्वली डिप्रेसिंग, ठीक है। सोशल कंडीशन और इक्वली डिप्रेशन, मतलब वुमेन्स को तो भाई दबाई दिया जाता था उस टाइम पे, हालांकि पैट्रियार्कल सोसाइटी भी थी। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग वॉज द पोजीशन ऑफ वुमेन। सबसे ज़्यादा जो चीज़ वहाँ उस टाइम पे ख़राब थी हमारी सोसाइटी के अंदर वो थी वुमेन की कंडीशन। वुमेन जो थी, नारियाँ थी, उनको दबा दिया जाता था।
उनको तो बोलने का खैर मौका ही नहीं होता था, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू किल फीमेल इन्फेंट एट बर्थ वर नॉट अनयूजुअल, मतलब पेट में ही अगर बच्चा पता चल गया कि बच्ची है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। और इसके खिलाफ देखो अभी लॉबी, मतलब कानून भी है कि आप नहीं ऐसे पता कर सकते कि आपके पेट में, जिसको शायद सोनोग्राफी कहते हैं, जिससे पता चलता है बच्चा है या बच्ची है, तो वो चीज़ मना है। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था ना कि जैसे पता चल गया कि पेट में बच्ची है तो आप जानते हो भाई लड़कियां तो उस टाइम पे बोझ हुआ करती थी, लेकिन आज शी प्रूफ रॉन्ग। बट स्टिल कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिसकी वजह से लड़कियां बदनाम भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर किसी ने अच्छा काम किया है। पता है, देखो वैसे एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हमें लड़कियों को आज़ादी मिली, ठीक है, आज है, काफ़ी सारी लड़कियों के पास है, काफ़ी सारी के पास नहीं है, पर जिनके पास है उनने ही लड़कियों को बदनाम कर दिया। इसलिए नहीं कहते कि लड़कियां लड़कियों के दुश्मन। जब आपके पास आज़ादी मिल रही थी तो आपने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी। आज आप देखो सोशल मीडिया पे रील्स, आप देखो लड़कियों की, कुछ कुछ की, सबकी नहीं कह रही, कुछ कुछ भाई बहुत अच्छी हैं, बहुत मस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फील टू बी प्राउड ऑन दम। बट कुछ ने इतना गंदा फ्रीडम का यूज़ किया, तबाही मचा दी भाई सोशल मीडिया पे। दे पोस्ट देयर न्यूज़, दे पोस्ट देयर, भाई क्या क्या तो पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट देयर फोटोज़ इन बिकनीज एंड ऑल वगैरह। तो भाई जब आपको आज़ादी मिली है तो यू कैन डू समथिंग गुड ना, ताकि आने वाली जो पता है ऐसी लड़कियों, फिर वही बात आ जाती, ऐसी लड़कियाँ फिर इनके चक्कर में जिनको सच में आज़ादी चाहिए होती है ना वो नहीं मिल पाती। तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई। जब आपको आज़ादी मिली तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाए, और अब आज़ादी है नहीं, और अब दे भी कहाँ से भाई। पेरेंट्स के अंदर सबसे बड़ा डर तो इसी चीज़ का बैठ गया ना कि बच्चियाँ जो हैं वो जाएंगी बाहर, उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। आप तो पोस्ट करके निकल जाते हो ये सब चीज़ें, फंसती कौन है? छोटी गांव की लड़कियाँ, थोड़ी सी अनएजुकेटेड लड़कियाँ, और जो रोड पे चल रही हो बेचारी रात को, वो फंस जाती हैं भाई तुम्हारे चक्कर में। तो समझो इस चीज़ को, तुम्हारे अंदर भाई शर्म शोभा तो रहनी गई, खैर होती तो नहीं करती, पर अगर बच्ची भी है तो ये सब चीज़ें बंद करो। इफ़ यू वांट टू पोस्ट समथिंग गुड, नहीं कर पा रही तो मत करो पोस्ट। ये फालतू की चीज़ें पोस्ट करने की वजह से भाई तुम्हारा कुछ नहीं जाता। तुम जाते हो कार के अंदर, तुम्हारे 10-20 की सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे घूम रहे होते हैं, बट जो बच्ची सच में इनोसेंट होती है ना उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। खैर, चाइल्ड मैरिज वॉज अनदर बैन ऑफ सोसाइटी। चाइल्ड मैरिज को रोका गया भाई। उस टाइम पे बाल विवाह कर दिया जाता था। जिस बच्ची के अंदर कुछ समझ नहीं है कि शादी के बाद देयर इज़ अ फिज़िकल रिलेशनशिप, उस बच्ची के अंदर समझ नहीं है उस बात की, और वो तुम शादी करके उसकी कर दे रहे हो, और नॉट विद द सेम लेवल ऑफ अ पर्सन। वो पर्सन की एज भी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है, तो उसके अंदर तो समझ है, उसके अंदर तो भाई दिमाग है कि ये सब चीज़ें होती है। बट द गर्ल हु डोंट नो एनीथिंग, भाई वो उसके पेट में बच्चा है। तो उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। द प्रैक्टिस ऑफ पोलीगेमी प्रिवेल्ड इन बंगाल। जो पोलीगेमी की प्रैक्टिस थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ थी? बंगाल के अंदर थी उस टाइम पे। तो मतलब काफ़ी सब, और ये सब हमारे धर्म के अंदर, हमारे रिलीजन अंदर लिखा नहीं है, ये इंसान ने खुद ही बनाया था। पॉलीगेमी आप समझ गए ना, सबसे ज़्यादा कहाँ थी? बंगाल के अंदर थी। पॉलीगेमी की एक से ज़्यादा अधिक आप क्या रख सकते हैं? अपनी पत्नियाँ रख सकते हैं, वो चीज़। यार ऐसे कुछ अपने अपने कल्चर के अंदर लोगों ने रीति रिवाज चला दिए थे जो कि थे नहीं। इट्स ऑल क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। अपने कहीं भी ग्रंथों में ऐसा लिखा नहीं, हमारे ग्रंथों में तो बल्कि भाई एक धर्म पत्नी, मतलब पत्नी से भी ऊपर धर्म पत्नी का रिवाज है। मतलब एक को आप पूरे ज़िंदगी भर एक स्त्री के साथ रहो और आजीवन रहो, उन्हीं को ही आप देखो, उन्हीं के साथ रहो। किसी और पराई स्त्री की तरफ तो आपको नज़र ना उठाने की अनुमति दी गई है हमारे धर्मों में। ये सब हमारे धर्म के अंदर थे नहीं, ये लोगों ने खुद बना दिए, जिसकी वजह से हमारे धर्म के हो गए हैं धर्म के खिलाफ। मतलब धर्म
के खिलाफ नेगेटिविटी फैल गई है। क्योंकि जितना सुंदर हमारा धर्म है, जितना पवित्र हमारा धर्म है, उतना तो भाई और भी धर्म होंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट विथ एनी ऑफ द धर्म, बट हमारा भी धर्म बहुत ज़्यादा पवित्र है और लोगों ने उसका नाश कर रखा है। अंडर कुलीनिज्म इवन ओल्ड मैन टुक वेरी यंग गर्ल एज वाइफ्स। मतलब बुढ़े लोगों के पास भी भाई इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं एज अ वाइफ। ये चीज़ गलत है ना। सेवरल वुमेन हार्डली हैड अ मैरिड लाइफ वर्थ द नेम, येट एटलीस्ट अमंग द हायर कास्ट व्हेन देयर हस्बैंड डाई दे वर एक्सेप्टेड टू कमिट सती, विच राजा राम मोहन राय डिस्क्राइब एज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। तो और एक तो ये चल ही रहा था, चाइल्ड मैरिज हो गया, वुमेन का सप्रेशन हो गया, और दूसरा तीसरा क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था वुमेन को पेट में मार दिया जा रहा था, बच्चियों को, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगामी हो गया। इसके साथ साथ एक और जो बीमारी फैल रही थी वो थी सती, यानी कि अगर किसी के हस्बैंड मतलब ख़त्म हो जाते हैं तो उस औरत को भी उसी की आंख में झोंक दिया जाता है कि भैया तुम्हारा क्या काम इस समाज के अंदर। और ये जो प्रथा है हमारे धर्म के अंदर कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं लिखी है, ऐसी कोई प्रथा नहीं लिखी है हमारे धर्म के अंदर। देवी जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, नॉट ओनली गॉड बट जो नॉर्मल लड़कियां आप कन्या खिलाते हैं तो उस कन्या को क्या मानते हैं, 9 देवी मानते हैं। 9 कन्या को जब हम खिलाते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड 9 देवी। तो हमारे धर्म में तो भाई औरतों को देवी मानने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये सब तो हो ही नहीं सकता भाई। If they escaped their social position, they were condemned to a life of misery and humiliation। तो भाई इस चीज़ से तो उन्हें बाहर ज़रूर निकालना चाहिए। ये अच्छी चीज़ थी जो राजा राम मोहन राय जी ने हमारे लिए की थी, हमारे समाज के लिए की थी। इनका साथ बाद में ब्रिटिशर्स ने भी दिया था, शायद एक लेडी ने दिया था, शायद माइट भी इनका आगे नाम आ जाए, बट शुरुआत कहने की थी हमारे राजा राम मोहन रॉय जी ने। द कास्ट प्रॉब्लम तो यार अब तक चलती आई है, ये तब से तक ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं कब ख़त्म होगी। इंसान इतना एजुकेटेड हो गया बट स्टिल जो पुरानी जो हमारे अभी दादी दादा हैं, नानी नाना है, जो ओल्ड जनरेशन है उनके अंदर प्रिवेल है, ठीक है। मुझे लगता है ये जो हमारी टाइप की जनरेशन आएगी, मतलब दादी दादा के बाद जो हमारे मम्मी पापा और मम्मी पापा की जो औलादें हैं, वो जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप कास्ट इंटर मैरिज बहुत देख रहे हैं आजकल, बहुत चल रही है। कोई कास्ट से मतलब नहीं है, आपको बस इंसान पसंद होना चाहिए एंड यू आर रेडी टू मैरी। और इंसान जब पढ़ लिख रहा है तो वो ये सब चीज़ें कर भी नहीं रहा। और स्कूल इज़ दी बेस्ट टू क्या कहते हैं टू सिखाना कि भाई कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता। क्योंकि बच्चे कितने अलग अलग कास्ट के एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये कास्ट वास्ट का भेद जो होता है ना बहुत कम हो जाता है। तो कास्ट प्रॉब्लम अनदर डेलिब्रेटिंग फैक्टर वाज कास्ट। द entailed a system of segregation hierarchically ordained on the basis of ritual status। तो भाई this entailed to make something necessary to involve something। सो देखो क्या दिया गया है कि अनदर डेलिब्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट कास्ट। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा कास्ट की दिक्कत बहुत थी और आज भी है। दिस इंटाइटल सिस्टम ऑफ सेग्रेशन, इंटाइटल मतलब तो ये एक जो सेग्रेशन देने की पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, मतलब जो ये सेग्रेशन हो गया था कि अपर क्लास लोअर कास्ट, सो कॉल अपर क्लास, सो कॉल लोअर कास्ट, इसका जो सेग्रेशन था वो एक ज़रूरी हो गया था हमारे समाज के अंदर। ये जो चीज़ थी कास्ट डिफरेंसेस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन रही थी हमारे समाज के अंदर। हायरार्की ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल स्टेटस, किसके अकॉर्डिंग, रिचुअल स्टेटस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
एट द बॉटम ऑफ द लैडर कम्स द अनटचेबल और शेड्यूल कास्ट। जो सबसे नीचे आया करते थे वो कौन थे, जिनको SC STs कहा जाता है, वो लोग। As they came to be called later, the untouchable suffer from numerous and serves disability and restrictions। अनटचेबल के जो लोग थे, जो दलित वगैरह होते हैं, और जो क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई में जो लोग लगे होते हैं, उनको अनटचेबल माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी, ऐसे लोगों को ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। भाई आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप अपर क्लास के घर में नहीं घुस सकते। ऐसे काफ़ी सारी जो उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी लोगों द्वारा। और हालांकि ये भी हमारे भाई धर्म के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं श्री राम जी, उनने सबरी के बेर खाए थे, जबकि उनके वो झूठे बेर थे। और जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उनने गले लगाया था सुदामा जी को, उनके पैर धोए थे अपने आंसुओं से। तो भाई ये कहाँ से हमारे धर्म के अंदर ये चीज़ें थी? ये सब चीज़ें लोगों द्वारा बनाई गई थी, ये हमारे धर्म के अंदर नहीं थी। इसलिए तो हमारे धर्म के अंदर ना आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अफवाह फैला रखी हैं। द सिस्टम स्प्लिंटेड पीपल इनटू न्यूमरस ग्रुप्स। तो जो ये जो सिस्टम था, इसने क्या कर दिया, तो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स इट बिकम अ मेजर ऑब्स्टिकल इन द ग्रोथ ऑफ अ यूनाइटेड नेशन फीलिंग एंड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, जब आपको लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, अब जैसे कि ये है, ये सपोज कर लो सो कॉल्ड अपर क्लास है, ये सपोज कर लो सो कॉल्ड नीचे क्लास लोअर क्लास है। तो आपको जब लोग अलग करते जाते हैं ना इनसे, आप मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा गैप आ जाता है, तो आपके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना आती नहीं है, वो एक देशभक्ति पैदा ही नहीं हो पाती, जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है किस चीज़ में, हमारी ओवरऑल अगर हम ग्रोथ देखें। अब इनकी डिमांड कुछ और होगी, इनकी डिमांड कुछ और होगी, है कि नहीं? अब सबकी थोड़ी थोड़ी डिमांड ही पूरी कर सकते हैं, सारी डिमांड तो पूरी करना इम्पॉसिबल है। तो ठीक वैसे ही जब इनके अंदर जो एक दूरियां आ जाती है, अब अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, तो एक रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, वो वाला हाल है। अगर आप दोनों एक रहोगे तो यूज़फुल रहोगे, समाज के लिए, कंट्री के लिए, नेशन के लिए, वर्ल्ड के लिए, अर्थ के लिए। पर जब आपके अंदर अलग अलग वाली फीलिंग आ गई, ठीक है, तो आपके अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती। ठीक है, समझ आई होगी। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट कास्ट कॉन्सिक्वेंसेज पर्टिकुलरली विथ रिगार्ड टू मैरिज प्रिवेलिंग आल्सो अमंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख हु आल्सो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी थ्रू इन अ वेरी रिफ्यूजेंट फॉर्म। और ऐसा नहीं कि केवल हमारे धर्म के अंदर ये अनटचेबिलिटी है, मुस्लिम्स के अंदर भी है, क्रिश्चियंस के अंदर भी है, सिख के अंदर भी, ये लोग सब लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। Under a rigid caste system, social mobility was checked, social division grew, and individual initiatives was third. Under a rigid system, इस जो कठोर सिस्टम के अंदर सोशल मोबिलिटी जो है, गतिशील, जो समाज की गतिशीलता है वो चेक, इससे पता चलती है। सोशल डिवीज़न ग्रू, जो समाज के अंदर जो डिवीज़न हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड इंडिविजुअल इनिशिएटिव वॉज थर्ड। इसका मतलब मैं देख लेती हूँ एक मिनट। मोबिलिटी का मतलब तो सबको पता ही है, कल भी मैं लिख दूँ, आप उसकी वर्ड मीनिंग क्या है साथ साथ लिखेंगे ना, तो अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो आसानी से हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके नोट्स दूँ, मैंने बहुत अच्छे खासे नोट्स बना रखे हैं सब चीज़ों के, तो वो भी आप ले सकते हैं, और उससे रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बुक को बाद में खोल के देखना इज़ नॉट प्रैक्टिकली अ गुड सोल्यूशन। तो आप नोट्स को रिवाइज करें रेदर देन द दोबारा बुक खोल के पढ़ने के। विशाल, ठीक है, इनिशिएटिव वॉज विफल। ठीक है, इसका मतलब है
विफल यानी कि नाकामयाब होना, सीधी सी बात है। तो इस जो जो इतना ज़्यादा कठोर हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में ये जो सिस्टम है, जो कि जिसको हम कहते हैं कास्ट सिस्टम, ये बताता है समाज के अंदर क्या गतिशीलता चल रही है, जो डिवीज़न है समाज के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो सोशल इनिशिएटिव क्या हो रही है, विफल हो रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव है, इंडिविजुअल जो चाहता है वो चीज़ें तो मिल ही नहीं पा रही हैं उसको। Above all, the humiliation and of untouchability, so much a part of the caste system migrated against human dignity। और जो इन अब यार किस तुम्हारे अंदर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई देखो, ऐसा देखो ग्रुप में भी देखना, आप कभी भी क्लास में आपका कोई ग्रुप होगा और उसमें आपको अलग कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा बेइज्जती वाली फील होती है, स्वाभिमान पे बात आ जाती है उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो ये जो ह्यूमिलेशन उनको जो फील हो रहा था बहुत गलत था, उनकी डिग्निटी पे बार बार बात को उठाया जा रहा था, ठीक है। समझ आएगी कास्ट प्रॉब्लम। थर्ड इज़ अपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इसका तो हमें अपोज करना भी चाहिए, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर जब से आया ना, हमारे कल्चर की तो भाई वट लगा दिया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज फॉलोड बाय अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू डिसिमेट colonial culture and ideology was the dominant cultural current। मतलब जो हमारी जो कल्चर थी उसको मिटान, वो चीज़ जो थी समाज में मिटती जा रही थी, और जो जिन लोगों ने हम पे रूल किया था यानी ब्रिटिशर्स हैं, उनका जो वेस्टर्न कल्चर था वो हम पर डोमिनेंट होता जा रहा था। फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ colonial culture and ideology and attempt to reinvigorated traditional institutions and to realize the potential of traditional culture developed during the 19th century। Faced with the challenge of अतिक्रमण ऑफ कॉलोनियल कल्चर, जो कॉलोनियल कल्चर था ना वो बहुत ज़्यादा ही हाँ डोमिनेंट कर रहा था, अतिक्रमण हो रहा था। इंस्टीट्यूशन की अतिक्रमण ऑफ कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो विचारधारा थी वो भी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी हमारे समाज के अंदर। एंड अटेम्प्ट टू रेनवोगेटेड पुनर्जीवित ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल फेस्ड रेनवोगरेट, इसका मतलब है पुनर्जीवित, दोबारा से जन्म ले लेता हमारे। और जो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, मैंने कि हम अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की, दोबारा से जगाने का जो अटेम्प्ट कर रहे थे, लीड टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर डेवलपिंग ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और हम अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे अपने कल्चर की जो क्या पोटेंशियल है उसको बताने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे अपोजिशन चल रहा था किसका, वेस्टर्न कल्चर का। न्यू अवेकनिंग अमंग इनलाइटिंग इंडियंस, और नई नई चीज़ें जागरूक हो रही थी। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू डेथ बाय फॉरेन पावर गिव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग। और ये सब चीज़ें जो मॉडर्निज्म आया था, जो वेस्टर्न कल्चर आया था, उस चीज़ ने एक नई चीज़ों को जगाया, नई फॉरेन कल्चर को, नए कल्चर को, नए मॉडर्निज्म को क्या करा, जगाया। किन लोगों ने, फॉरेन पावर ने, ठीक है। There was an awareness that a vast country like India had been colonized by a handful of foreigners because of weakness within the Indian social structure and culture। There was an awareness, मतलब that the vast country like India had been colonized by a handful of foreigners because the awakeness within the Indian social culture and Indian social structure and culture। ओह अच्छा जी।
तो जो वर्स्ट कंट्री थी, जैसे कि अपनी इंडिया है, अपनी इंडिया एक वर्स्ट कंट्री है जिसके अंदर काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, ठीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज़, इसको हमने एक पॉजिटिव सेंस में लिया है। तो जो इंडिया जैसे वर्स्ट कंट्रीज़ हैं, उनके लिए जो हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स, मतलब कि जो हमारे समाज के अंदर जो वीकनेस थी हमारी, ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, ये सब चीज़ को हटा के जो नई अवेकनिंग लाई है, वो लाई है कॉलोनियल पीरियड, ऐसा कहना है। समटाइम्स इट सीम दैट इंडिया हैज़ लैग बिहाइंड इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन। समटाइम ऐसा देखा जाता है कि जो इंडिया है वो सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और ये बात सच भी है। अगर हमारे इंडिया के अंदर ये कब्ज़े नहीं होते ना, जैसे पहले मुग़ल आ गए, फिर ये अपने ब्रिटिशर्स आ गए, अपने नहीं, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, तो इन लोग की वजह से भी कुछ कह सकते हैं हमारी सिविलाइजेशन बहुत पीछे जा चुकी है। आज देखो हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। दिस प्रोड्यूस डाइवर्स रिएक्शन। सम इंग्लिश educated Bengali youth develop a revolution for Hindi religion and culture. क्या है अरे यार, हिंदी परिवर्तन। तो जो पढ़े लिखे बंगाली लोग थे, उन्हें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, किसके अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर और कल्चर के अंदर। gave up old religious idea and tradition and deliberately adopted practices most offensive to Hindu sentiments such as drinking wine and eating beef। कितना गंदा करा यार इन लोगों ने, हमारे हिंदू कल्चर को पूरा बदल के रख दिया, पूरा तो नहीं पर बदल के रख दिया, और उसके अंदर ऐसी प्रैक्टिसेस ऐड करती जो कि बहुत वाहियात थी, जैसे कि नशीले पदार्थ पीना, वाइन वगैरह, दारू वगैरह, और बीफ खाना, मांस खाना। The response in needed was varied, but the need to reform social and religious life was a commonly shared conviction. During the last decade of the 19th century, the rising tide of nationalism and democracy also found expression in movement to reform and democratize the social institution and social outlook of the Indian people. तो लास्ट 19th सेंचुरी के डिकेड में हम देखते हैं द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, जो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी बढ़ रही थी, फाउंड एक्सप्रेशन इन द मूवमेंट। किसके फॉर्म में बढ़ी, मूवमेंट के फॉर्म में बढ़ी, रिफॉर्म्स के फॉर्म में बढ़ी, एंड डेमोक्रेटाइज द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ द इंडियन पीपल। ये तो क्लियर ही है। फैक्टर्स सच एज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स, इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेज, spread of education, impact of modern ideas and culture, release, awakening of world standards to resolve reforms. The socio-cultural regeneration of the India of the 19th century was organized by the colonial presence but not created by it. तो ये तो लाइन आपको क्लियर ही होंगी, ठीक है। तो सोशल एंड आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स, ये तो किस किस के बेसिस पे, ये हम बात दूसरी उसमें देखेंगे, वीडियो में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या बीमारियाँ थी हमारे समाज के अंदर जो प्रेवल कर रही थी उस टाइम पे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।